आज हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो शायद हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी। मतलब दिमाग में लगातार चलती उथल पुथल, वो नेगेटिव सोच जो परेशान करती है। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे सर पर आ गया है, एक बोझ सा महसूस होता है। ये बातचीत आधारित है सैडमन हार्नेट की किताब डिटॉक्स योर माइंड के कुछ खास हिस्सों पर जो हमारे एक श्रोता ने शेयर किए हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इस किताब के आइडियाज से समझें कि मन की इस उलझन से निकलकर थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून और फोकस कैसे पाया जाए। कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग दौड़ता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता, जैसे अंदर कोई मशीन चल रही हो। भीड़ में भी अकेलापन सा लगता है और अकेले बैठो तो दिमाग ऐसी बातें सोचने लगता है कि और थकान हो जाती है। और ये सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले पहली और आखिरी चीज मोबाइल होती है। ये तो बहुत आम हो गया है। किताब में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि आजकल की सबसे बड़ी बीमारी शायद कोई बाहर का वायरस नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर बैठे ये परेशान करने वाले ख्याल हैं। हम जैसे अपनी ही सोच के जाल में फंस गए हैं। पुरानी बातों का पछतावा, खुद को कोसना, दूसरों से अपनी तुलना करना, ये सिर्फ कोई मोटिवेशन वाली किताब नहीं है, बल्कि इसमें तरीके बताए गए हैं कैसे नेगेटिव ख्यालों को पहचानें, उन्हें हटाएं और अपने मन को साफ करके दोबारा शांत और फोकस्ड बनाएं। तो आज हम किताब के कुछ सबसे जरूरी हिस्सों पर, मतलब उन विचारों पर गौर करेंगे जो हमें रोजमर्रा की मानसिक परेशानियों से जूझने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा सोचना, या पुरानी बातों में अटके रहना, या फिर वो डर कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये बहुत ज्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग, ये तो जैसे आजकल बहुत ही आम बात हो गई है। ठीक है, चलिए इसी से शुरू करते हैं, इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। किताब कहती है कि हर छोटी बड़ी बात के बारे में सोचते रहना, हर चीज का मतलब निकालने की कोशिश करना, यही ओवर थिंकिंग है। और हार्नेट इसे दिमाग को डिटॉक्स करने में सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग का ब्रेक ही फेल हो गया हो, वो रुकना ही नहीं चाहता। अतीत की बातों को लेकर बैठ जाते हैं तो गिल्ट यानी अपराध बोध महसूस होता है, भविष्य के बारे में सोचते हैं तो डर लगता है, और इन दोनों के चक्कर में जो अभी का पल है उसकी शांति चली जाती है। किताब में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। ज्यादा सोचना में लगता तो है कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, पर असल में ये आगे बढ़ने का दुश्मन है। हम एक ही गोल चक्कर में जैसे घूमते रहते हैं, नतीजा कोई फैसला नहीं ले पाते, एक्शन नहीं ले पाते, खुद से ही कट जाते हैं। कंफ्यूजन, चिंता और आत्मविश्वास की कमी। किताब में निशा का जिक्र है। वो सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोलती है और देखती है कि उसकी जैसी ही दिखने वाली कोई लड़की इन्फ्लुएंसर बन गई है। बस फिर सारा दिन दिमाग में यही चलता रहता है, उसने कितना कुछ कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया। ये तुलना और अपर्याप्तता का भाव उसे एकदम जकड़ लेता है। हार्नेट यही कहते हैं, ये जो विचार हैं ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का शोर है। ज्यादा सोचने से हम एक नकली दुनिया बना लेते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। तो सवाल उठता है कि इस शोर से निपटें कैसे। देखिए, ओवर थिंकिंग की जड़ अक्सर ये होती है कि हम अपने अंदर के भावनात्मक दर्द को ठीक से समझ या सुलझा नहीं पाते, या फिर हमें लगता है कि हर चीज हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, जो कि मुमकिन नहीं है। किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती है, जैसे क्या नहीं करना है। हर इमोशन का पोस्टमार्टम करना बंद करें, हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें, और सोशल मीडिया या फालतू की व्यस्तता में भागकर सच्चाई से मुंह ना मोड़े। ये एस्केप है बस। और क्या करना फायदेमंद हो सकता है? रात को सोने से पहले माइंड डंप करें, मतलब जो भी दिमाग में चल रहा है उसे एक डायरी में लिख डालें। इससे दिमाग हल्का होता है। दिन में सिर्फ 10 मिनट का सोचने का टाइम रखें और उसके बाद उस सोच पर या तो एक्शन लें या उसे वहीं छोड़ दें। खुद से बात करने का तरीका बदलें। मुझसे नहीं होगा की जगह कहें, मैं धीरे धीरे बेहतर कर रहा हूं। ये छोटी सी चीज बहुत फर्क लाती है। और रोज 10 मिनट बिना फोन के चुपचाप टहलने निकलें, जिसे साइलेंट वॉक कहा गया है। ये छोटी छोटी आदतें दिमाग को शांत करने में वाकई मदद कर सकती हैं। ये खुद से बात करने का तरीका बदलने वाली बात, ये मुझे अगले पॉइंट से जोड़ती है, हमारा आंतरिक आलोचक या इनर क्रिटिक। ये वही मन की आवाज है ना जो फुसफुसाती रहती है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कभी कुछ ढंग का नहीं कर सकते, तुम में तो लगन ही नहीं है। किताब इसे मानसिक प्रदूषण कहती है, मतलब दिमाग में फैला कचरा। ये आवाज आती कहाँ से है? ये आवाज अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों, स्कूल, माता पिता या समाज की देन होती है, जहां हमें गलतियां करने पर शायद टोका गया या हमेशा परफेक्ट बनने को कहा गया। धीरे धीरे ये बाहरी आवाजें हमारे अंदर बैठ जाती हैं और हमारी अपनी आवाज बन जाती हैं।
ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती है, और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये हमारी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। ये हमारी एनर्जी चूस लेती है, कुछ नया करने का जोश खत्म कर देती है और हमारा कॉन्फिडेंस गिरा देती है। किताब इसे अदृश्य दुश्मन कहती है, जो दिखता नहीं पर रोज हमें अंदर ही अंदर कमजोर करता है। हाँ, जैसे किताब में अयान का उदाहरण है। वो हर चीज परफेक्ट करना चाहता था। जिम जाए तो सोचे मैं कभी फिट नहीं हो पाऊंगा, पब्लिक स्पीकिंग की सोचे तो डर जाए मेरा मजाक बनेगा। उसका अपना ही दिमाग उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। मुझे हार्नेट की ये बात बहुत पसंद आई कि हमारा मन एक कहानी सुनाने वाला है, जरूरी नहीं कि वो सच ही सुनाए। ये इनर क्रिटिक की आवाज एक पुराने घिसे पिटे टेप रिकॉर्डर की तरह है, जो बस बजता रहता है। तो इस टेप को बंद कैसे करें? इसे बंद करने से ज्यादा जरूरी है इसे देखना, इसे समझना, मतलब इससे लड़ना नहीं है। किताब कहती है कि इस आवाज पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उसे बस एक दर्शक की तरह देखें। क्या नहीं करना चाहिए? हर नेगेटिव ख्याल से लड़ना बंद करें। जबरदस्ती मन को शांत करने की कोशिश ना करें, इससे वो और शोर मचाएगा। और खुद को लगातार जज करना बंद करें। और क्या कर सकते हैं? एक माइंड ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करें। दिन में 5 मिनट शांति से बैठें और अपने दिमाग में चल रहे विचारों को बस देखें, बिना उनसे उलझे, जैसे स्क्रीन पर फिल्म देख रहे हों। चाहे तो इस नेगेटिव आवाज को एक मजाकिया नाम दे दें, जैसे मिस्टर नुक्ताचीनी या ओल्ड जज। जब वो बोले तो उसे पहचाने और कहें, अच्छा तुम फिर आ गए, ठीक है बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ, पर तुम्हारी बात मानूंगी नहीं। खुद से प्यार से बात करें। जब मन कहे तुम बेकार हो तो उसे जवाब दें, नहीं मैं सीख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। और रात को सोने से पहले कुछ पॉजिटिव सुने, अच्छी बातें, शांत संगीत। असल में ये खुद से दोस्ती करने जैसा है। क्या हम अपने सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं? ये सवाल पूछना जरूरी है। खुद से दोस्ती, ये बात बहुत गहरी है। और अक्सर ये दोस्ती तब मुश्किल हो जाती है जब हम अपने अतीत की गलतियों या बुरे अनुभवों में अटके रहते हैं। ये तीसरा अहम मुद्दा है, अतीत को जाने देना, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। बहुत लोग आगे बढ़ना चाहते हैं पर मन बार बार पुरानी बातों पर चला जाता है। काश ऐसा ना होता, अगर मैंने वो न किया होता, वो पछतावा, वो गुस्सा। ये बोझ हमें आगे कैसे रोकता है? ये बोझ बहुत भारी होता है। हमारा मन जैसे अतीत और आज के बीच फंसा रहता है, खिंचा रहता है। इसका असर हमारी सेल्फ वर्थ यानी खुद के बारे में हमारी राय पर पड़ता है, हमारे रिश्तों पर पड़ता है, हमारे काम पर फोकस करने की क्षमता पर पड़ता है। पुरानी नाकामयाबियां हमारे इनर क्रिटिक को और हवा देती हैं। तुम पहले भी फेल हुए थे, तुम फिर होगे। ये अनजाने में हमें खुद का ही नुकसान करने, जिसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, या काम टालते रहने यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ धकेलता है। और उसे लगता है कि वो अच्छी दोस्ती के लायक ही नहीं है। हार्नेट की एक लाइन है जो सोचने पर मजबूर करती है, तुम अपना अतीत साथ लेकर नहीं चलते, तुम उस अतीत की कहानी की अपनी व्याख्या को साथ लेकर चलते हो। यानी प्रॉब्लम अतीत में नहीं, उसे देखने के हमारे नजरिए में है। ये गिल्ट और पछतावा एक तरह का इमोशनल जहर है। बिल्कुल। और इस जहर से छुटकारा पाने के तरीके भी हैं। क्या नहीं करना? पुरानी बातों को बार बार मन में दोहराना बंद करें, खुद को सजा देना बंद करें और उस पछतावे को अपनी पहचान न बना लें। और क्या कर सकते हैं? एक राइट एंड रिलीज तरीका आजमाएं। जो भी गिल्ट या गुस्सा है उसे पूरी डिटेल में एक कागज पर लिखें और फिर उस कागज को जला दें या फाड़कर फेंक दें। एक सिंबॉलिक एक्ट है ये। एक इनर अपॉलॉजी तकनीक अपनाएं। आईने में खुद को देखकर कहें, हाँ मुझसे गलती हुई पर मैं खुद को माफ करती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। चाहें तो रोज एक लाइन लिखें कि आप खुद को या किसी और को किस बात के लिए माफ कर रहे हैं। और कुछ पॉजिटिव बातें दोहराएं, जैसे जो बीत गया वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसे जाने देती हूँ। जरूरी यह है कि हम अतीत को बदल नहीं सकते, पर हम उसका मतलब जरूर बदल सकते हैं। उसे एक सीख की तरह देख सकते हैं, बोझ की तरह नहीं। अतीत का बोझ और अंदर की नेगेटिव आवाज, ये दोनों चीजें मिलकर अक्सर एक और बड़े डर को जन्म देती हैं, लोगों की राय का डर। लोग क्या सोचेंगे? ये सवाल जैसे हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बन जाता है। हम वो नहीं करते जो हम करना चाहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो हमें लगता है कि दूसरे पसंद करेंगे। किताब इसे पीपल प्लीजिंग यानी सबको खुश रखने की कोशिश कहती है। ये हमें असली बनने से कैसे रोकता है? ये हमें पूरी तरह से रोक देता है।
हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील दूसरों के हाथ में थमा देते हैं। कोई बड़ा कदम उठाने से डरते हैं, अपनी हदें तय नहीं कर पाते, मतलब बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते, सबको हाँ कहते रहते हैं और धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं कि हम असल में हैं कौन, हमें क्या चाहिए। हानेट एक बहुत पते की बात कहते हैं कि लोगों को खुश करने की कोशिश करना कोई नेकी या भलाई नहीं है, ये असल में अंदर छिपा एक डर है। डर कि कहीं लोग हमें रिजेक्ट ना कर दें, हमें पसंद ना करें। हम दूसरों का भला नहीं कर रहे होते, हम अपने डर को छुपा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है फिर वो तुलना का जाल। हाँ बिल्कुल। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती हुई जिंदगी देखते हैं और अपनी जिंदगी एकदम फीकी लगने लगती है। सही कहा। किताब में रितेश का उदाहरण है, जो थोड़ा शर्मीला था और कभी किसी को ना नहीं कह पाता था, हमेशा दूसरों की मर्जी से चलता था। नतीजा ये हुआ कि उसे खुद ही नहीं पता था कि उसकी अपनी पसंद नापसंद क्या है। वो अंदर से खाली महसूस करने लगा। और तुलना वाली बात अंकिता की कहानी है, जिसकी अपनी लाइफ अच्छी खासी थी, पर सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना कर करके वो दुखी और परेशान रहने लगी। हार्नेट कहते हैं कि तुलना खुशी का चोर है, ये हमें वो देखने ही नहीं देती जो हमारे पास है। मुझे ये लाइन भी बहुत अच्छी लगी। तुम लोगों के दिमाग में किराया देकर नहीं रहते, तो फिर उनकी राय के हिसाब से अपनी जिंदगी क्यों जीते हो? ये डर अक्सर हमारा वहम होता है। सच तो ये है कि लोग हमारे बारे में उतना सोचते भी नहीं जितना हम खुद सोचते हैं कि वो सोच रहे हैं। दूसरों से अपने फैसले लेना बंद करें, मजबूरी में या सिर्फ अच्छा दिखने के लिए हाँ कहना बंद करें। सोशल मीडिया को जिंदगी की सच्चाई ना माने, वो सिर्फ हाईलाइट रील है। और अपनी हदें नजरअंदाज ना करें। और क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजों पर ना कहने की प्रैक्टिस करें, बिना किसी गिल्ट के। ये आसान नहीं है पर जरूरी है। अपने उसूल, अपनी वैल्यूज लिखें कि आपके लिए जिंदगी में क्या जरूरी है, और देखें कि आपके काम उनसे मेल खाते हैं या नहीं। तुलना से बचने के लिए रोज उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हों जो आपके पास हैं। इसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कहते हैं। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक लें, सीमाएं तय करें और सबसे जरूरी, खुद को परिभाषित करें। आप कौन हैं, आपकी ताकत क्या है। जब आप खुद को जानते हैं तो दूसरों की राय या तुलना मायने नहीं रखती। फोकस खुद पर ले आएं, अपनी पिछली परफॉर्मेंस से बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि दूसरों से आगे निकलने की। बात सिर्फ इतनी है कि बाहरी तारीफों से आजाद होके अंदर से महसूस करें कि आप काफी हैं, आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। वाह। तो अगर हम देखें, ज्यादा सोचना, अंदर की नेगेटिव आवाज, अतीत का बोझ और लोगों की राय या तुलना का डर, ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये सब मिलकर हमारे दिमाग में एक शोर पैदा करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक चक्र जैसा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? इन सब चीजों का मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, असली लड़ाई हमारे अंदर ही चल रही है। ये जो ओवर थिंकिंग है, खुद पे शक करना, डरना, तुलना करना, ये सब आम परेशानियां हैं जिनसे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। लेकिन किताब हमें याद दिलाती है कि इनका हल भी हमारे अंदर ही है। वो हल है जागरूकता, अवेयरनेस, खुद को देखना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और अनुशासन, डिसिप्लिन। जब हम अपने विचारों को पहचानना शुरू करते हैं, उन्हें सच मानना बंद करते हैं और जानबूझकर अपने मानसिक स्पेस को साफ करने के लिए कदम उठाते हैं, चाहे वो माइंड डंप हो, साइलेंट वॉक हो या खुद से प्यार से बात करना हो, तभी हमें वो शांति, स्पष्टता और असली आत्मविश्वास मिलता है जिसकी हमें तलाश है। किताब ये साफ करती है कि शरीर के डिटॉक्स से कहीं ज्यादा जरूरी है दिमाग का डिटॉक्स। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद सोच सकें। हमने आज अंदर के शोर को पहचानने और उसे संभालने के कई तरीकों पर बात की जो इस किताब से निकले हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज या कल में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बिल्कुल स्पेसिफिक बदलाव है जो कोई भी अपनी जिंदगी में ला सकता है, ताकि वो इस दिमागी शोर को थोड़ा कम करके अपने अंदर की आवाज, अपनी इंट्यूशन को ज्यादा साफ सुन सके? क्या वो 5 मिनट की साइलेंट वॉक होगी, या रात को सोने से पहले विचारों को लिखना, या शायद सिर्फ एक नेगेटिव ख्याल को पहचान कर उसे चैलेंज करना? सोचिएगा जरूर। और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।